Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So, as you all know, that is keywords and key sentences are very much important for determining the case study or identifying the case study based questions. हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में टोटल 45% ऑफ द पेपर विल बी ऑन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को क्रैक करने का एक ही तरीका है कि हम उस पैराग्राफ में उस केस स्टडी में कीवर्ड्स और की सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएँ. सो देन इट विल बिकम वेरी इजी टू जस्ट आंसर द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. सो आज का वीडियो जो हमारा है वो उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ड है. बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 12 थर्ड चैप्टर नंबर 3 में से कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेंगे, वो हम आज पढ़ने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग दैट, आप कमेंट में लिख के बताएं कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं जो 2020 जुलाई 9 को अपना पेपर देने वाले हैं. आप उस बैच के स्टूडेंट हैं या 2021 में आप क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो स्टूडेंट है. आप अपना क्लास और ईयर ज़रूर मेंशन करें कमेंट में. ओके, लेट अस स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो अगर लिखा हुआ आता है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल forces or institutions or totality of all the external forces, all these keywords will represent the concept business environment. अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी के वीडियोज़ में भी बताया है कि इस चैप्टर में, बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं, फर्स्ट वन दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज़ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में टोटल हमने 7 इंपॉर्टेंस पढ़े थे और उसमें से एक एक के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं शुरू करते हैं. सबसे पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या फिर फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़. ये कीवर्ड्स या की सेंटेंसेस अगर आपको किसी भी पैराग्राफ में मिलते हैं देन इट विल रिप्रेजेंट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. Then for the second importance, that is identify threats and early warning signals. For this, the keywords or key sentence can be threats refers to external environment trends and changes that hinder firm's performance. और environmental awareness, ये terms अगर आपको किसी पैराग्राफ में लिखे हुए मिलते हैं then it will represent identifying the threats and early warning signals. आफ्टर दैट अगर आपको वर्ड्स लिखे हुए मिलते हैं असेंबल वेरियस रिसोर्सेज, कन्वर्ट इनपुट रिसोर्सेज इनटू आउटपुट, दीज कीवर्ड्स रिप्रेजेंट टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज एज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर हमें कुछ वर्ड्स मिलते हैं लाइक टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयल्टी और लाइक डिवीज़न ऑफ मार्केट्स, fermentation of markets, increasing dynamic environment, examine environment and develop suitable courses of action. These keywords represents coping with rapid changes. मतलब जहाँ डायनेमिज्म आ जाता है, बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, then these keywords will represent coping with rapid changes. और वीडियो को यहीं पॉज करके हर पेजेस का आप स्क्रीनशॉट लेके रखें क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं. लेट अस मूव फर्दर. नाउ अगर हमें एग्जामिनेशन में ऐसे कोई कीवर्ड्स लिखे हुए मिलते हैं लाइक डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ऑब्वियसली फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज रिप्रेजेंटिंग प्लानिंग. और वी गेट ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉलिसी. और थिंक afresh about how to deal with the situation, this is also representing the policy, how to deal with the particular situation. So these keywords will represent the importance that is assisting in planning and policy formulation. मैंने आपको जैसे कि बताया, या तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने मोबाइल में, जिससे कि आप इनको बाद में भी रिवाइज कर सको. नाउ द सिक्स्थ इंपॉर्टेंस इज इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. फॉर द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस वी हैव द कीवर्ड्स दैट इज कंटिन्यूअस monitoring of environment, understanding business environment to make a difference in performance or improvement in performance or change in performance, improvisation in performance, advancement in performance. ऐसे कोई भी keywords अगर आपको मिलते हैं then it will represent the importance that is improving performance.
let us move to the next topic, that is dimensions of business environment. As I told you, this is the second important topic, dimensions. So we have 5 dimensions: economic, social, political, legal and technological. So the first one, अगर हमें लिखे हुए मिलते हैं words interest rates, prices, income, rate of growth, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे किसे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। इसी के साथ मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए 2 टर्म्स आपको अपने माइंड में याद रखने हैं, मॉनेटरी पॉलिसी decided by the RBI for the money supply and fiscal policy decided by the government under the budget as for the taxes। तो ये भी आपको रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी को, सॉरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। फॉर द सोशल एनवायरनमेंट वी हैव सर्टेन कीवर्ड्स, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉल्यूशन पॉपुलेशन शिफ्ट्स, फैमिली, habits, traditions, values, education, literacy rate, all these keywords are representing social environment। I hope सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे सारे पॉइंट्स। कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट में लिख सकते हैं उस चीज़ को। Then for the technological environment we have certain keywords, that is new methods or new techniques, new ways of production, scientific improvements and innovations, all these are representing what, technological environment। For the legal environment we have legal act, वैसे भी मैंने 3 टर्म्स आपको बताए थे, एक्ट्स, लॉज एंड द रेगुलेशंस। सो लीगल एक्ट, कोर्ट ऑर्डर्स, legal regulations, statutory warning on products like cigarettes और tobacco etc। अब जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टीज़मेंट आता है, तो सपोज़ अगर सिगरेट का, टोबैको का एडवर्टीज़मेंट है तो नीचे लिखा हुआ आता है दैट इज़ इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। अगर बेबी फूड प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट होता है तो उसमें ये कंपलसरी लीगल कंप्लाइंस है कि आप उसमें या तो लिखें या फिर बोलें दैट इज़ मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी। तो इस तरह के ये क्या लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं जो कंपलसरी हैं। अब आप लोगों ने कई बार क्या है, कोई चिप्स वगैरह का पैकेट खरीदा होगा या कोई भी फूड आर्टिकल हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक मोनोग्राम बना रहता है, साइड में छोटा सा ग्रीन कलर का डॉट होता है बॉक्स के अंदर, या फिर रेड कलर का डॉट होता है। तो रेड कलर का डॉट होता है, इट रिप्रेजेंट्स दैट इट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। अगर उसमें ग्रीन कलर का डॉट है इट मीन्स इट्स अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट। सो दीज आर द लीगल कंप्लाइंसेस कम्स अंडर द लीगल एनवायरनमेंट। ओके, then let us see for the concept of political environment what keywords we have government policies, इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसीजंस, जो भी गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है उसने अगर कोई डिसीजन लिया है, उसने अगर कोई पॉलिसी बनाई है, देन इट विल कम अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल कंडीशंस, दैट इज डिस्टर्बेंसेस और पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री, एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेक्टर, दैट इज ऑल कम अंडर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक टर्म और याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अगर आता है दैट इट विल फॉल अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Next topic for this chapter is demonetization. For the concept of demonetization, the keywords can be the government of India made an announcement on November 8, 2016। लैंडमार्क डेट हो गई है तो हिस्ट्री में। सो November 8, 2016 अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो demonetization। The 2 largest demonetization notes were ₹500 and ₹1000 were demonetized। Then seizing to the legal tender except for a few specified purposes such as paying utility bills। So this sentence you can just keep in your mind for representing demonetization, that is seizing of the legal tender except for a few specified purposes such as paying utility bills। Okay, now for this same concept, that is demonetization, what was the aim of demonetization? So we have certain points for the aim or the objective of demonetization. The main aim of demonetization was to curb corruption. The main aim of the demonetization was to curb corruption, and further counterfeiting, the use of high denomination notes for illegal activities, counterfeiting the use of high denomination notes, that is ₹500 and 1000 for illegal activities। illegal activities में जो high denomination use का यूज़ हो रहा था, हाई करेंसी नोट्स का यूज़ हो रहा था, वो बंद हो जाएगा पूरी तरह से विद द डिमोनेटाइजेशन। तो एम हम व्हाट वाज द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन? सो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम that has not been declared to the tax authorities, so that has to be banned, or that has to be declared, that has to be disclosed to the tax authorities।
After that, what were the features of demonetization? We have to study some of the features of demonetization also. So demonetization is viewed as a tax administration measure. This was the main feature, that is it was a tax administration measure जिसमें हम करेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर सके. जो लोग टैक्स एवेजन को सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे हम लोग उन लोगों से टैक्स वसूल कर सके विद द पेनल्टी. सो डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो इंडिकेट दैट टैक्स एवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड. सॉरी. सो टैक्स एवेजन के लिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कोई भी वर्ड्स आते हैं, देन इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द फीचर ऑफ demonetization. Demonetization also led to tax administration channelizing savings into the formal financial system. Another feature of demonetization is to create a less cash. कई बार हम वर्ड कैशलेस बोल देते हैं, बिल्कुल गलत है. इट इज़ अ लेस कैश इकॉनमी और अ कैश लाइट इकॉनमी, एंड इट विल ऑब्वियसली with the cash light and cash light and less cash economy, the value of our currency in the international market will raise, channelizing more savings through the formal financial system and improving tax compliances. Now let us study few of the impact of demonetization. जब demonetization की policy को adopt किया गया तो what was the final impact, what was the result, consequence of this? So in the money rates or the interest rates, if we'll talk about decline in the cash transactions, obviously the people started making the transactions online. Digital transactions got increased and cash transactions got declined. After the bank deposits has increased in a large amount, bank deposits has enormously increased, and then there was an increase in the financial savings also, the impact of demonetization. If we talk about what was the impact over the private wealth, हमने अभी क्या impact पढ़े, what was the impact of demonetization on the money and the interest rates? So that was the decline in the cash transactions and the increase in the bank deposits. But what was the impact of demonetization on the private wealth? Private wealth पे क्या असर पड़ा था? So declined since some demonetized notes were not returned and real estate prices fell. So what was the impact over the private wealth? The real estate prices fell down. And what was the impact over the public sector wealth? There was no effect on the public sector wealth because private sector was having some black money. There was a impact of the demonetization. Then digitization की अगर हम बात करें तो obviously digitalization तो बहुत बड़ा था. Digital transactions amongst new users, that is RuPay, AEPS and other examples has enormously increased. Real estate, obviously prices declined for that. And tax collection, there was a high rise in the tax collection, rise in income tax collection because of increased disclosures. So I hope ये सारे keywords आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोगों ने इनको नोट डाउन कर लिया होगा. बिकॉज अगर आपको कीवर्ड्स और की सेंटेंसेस माइंड में सेट हैं, सो नोबडी कैन स्टॉप यू टू आइडेंटिफाई और टू क्रैक द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की सिर्फ 3 पॉइंट्स स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले कीवर्ड्स हमारे माइंड में होना चाहिए, उसके बाद में केस स्टडी को हम बाद में पढ़ें, पहले उसके लास्ट के 2 सेंटेंसेस पढ़ के ये आइडेंटिफाई करें कि वो केस स्टडी किस टॉपिक किस चैप्टर में से है. एंड आफ्टर दैट जस्ट प्रेजेंट इन द आंसर वॉट एवर हैव बीन आस्क्ड, उसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं करें. अगर क्वेश्चन ने कहा है आइडेंटिफाई, सो जस्ट mention the particular concept only, do not explain it. अगर क्वेश्चन ने कहा है state और explain, तो फिर state and explain word में हम उसको explain भी करें. And if the question has asked you to identify and quote the lines from the paragraph, then we have to quote the lines also. So we just have the 3-step measure for cracking the case study based questions. So keep watching and keep taking the advantage of the videos of K Commerce Academy for class 12 accountancy, business studies and economics every day. Thank you.